सुना तो रोका कितना क्वेश्चन याद किया हो खड़ा हो जाओ। अरे इतना याद किया हो, आ जाओ। आज तुम लोग का ही लाइव चलेगा और आपको घर भी भेजा जाएगा। कल का 23 होमवर्क था ना, कितने याद? खड़ा हो जाओ। अब इसे लाइव चलाने की बात रही है, लाइव फिर आना नहीं है। बोलो पूछिए ना सर, 5 लाख पूछिए। ओके क्वेश्चन कॉपी नहीं करना। केंद्रीय बैंक के 5 कार्य बताइए। वही ना दो टोटल क्वेश्चन। ओके केंद्रीय बैंक के 5 कार्य बताइए। विकास जी खड़ा हो जाइए। विनियोग गुणक क्या है, इसकी गणना कैसे होती है? आप लोग शक्ल भी दिखाना चाहेंगे कि हम फोटो बता देंगे आप लोग का? प्रियांशु जी नियोजन क्या है? क्वेश्चन है, कल पढ़ाया गया है। नियोजन क्या है? हाँ नियोजन नहीं होता है। नियोजन हाँ मैंने कल बताया है। वीडियो में वीडियो में है, आप लाइव क्लास में है, आप उसको रिकॉर्ड कर देख सकते हैं। मैंने नियोजन बताया कि नियोजन का मैंने क्या जैसे नियोजन तो तब इस्तेमाल करते हैं जब मतलब कोई चीज करना रहता है, बनाना। नियोजन का मीनिंग क्या होता है? नियोजन का क्या अर्थ है? सर मेरा किचन का था कैसे किचन का था। आपका क्वेश्चन क्या था? केंद्रीय बैंक देखता है ना। केंद्रीय बैंक के 5 कार्य बताइए। हाँ चंदन जी भारतीय बैंक के 5 महत्व बता दो आप। चांदी भुगतान से सब व्यापार संतुलन में अंतर स्पष्ट कीजिए। भारतीय बैंक क्या होता है रेपो दर? रेपो दर जो बैंक से आरबीआई से आधुनिक क्या होता है? कर लेता है। कर लेता है कौन आधुनिक कर लेता है? आरबीआई कर देता है। आधुनिक मसाला अच्छा आरबीआई कर लेता है। कर देता है आरबीआई कर देता है। डिपो का आरबीआई को कर देने का अधिकार कब से होगा लेने का? भाई हमको तो नहीं पता था कि आरबीआई टैक्स भी लेता है। आरबीआई कब टैक्स लेना? व्यक्ति को देता है। अच्छा आरबीआई सीधे व्यक्ति को देगा तो आप बैंक में आरबीआई पैसा रखोगे, आरबीआई को पैसा देगा? बैंक से लोन नहीं ले सकता है, उसी कर देता है। आरबीआई सब लोग ले सकते हैं? वाह भाई मेरा भी जान पता करवाओ था, हमको भी आरबीआई से लोन लेना है। कल ही मैंने बताया कि आरबीआई बैंकों का बैंक है, आप वहां जा नहीं सकते हैं। बैंक का लोन लेने का बात छोड़ दो। हाँ तो संजय जी आपसे मैंने पूछा था कुछ क्वेश्चन। स्वीटी जी हल और खुदा आप मत चले, आप बता दीजिए कि भारत के सतत विकास को प्राप्त करने में नियोजन की क्या भूमिका है? हाँ कितना अच्छा लग रहा है ना, एक भी क्वेश्चन का आंसर आप लोग पास उपलब्ध नहीं है। स्वाति जी गृह उद्योगों के कोई 3 विशेषताओं को बताओ। हाँ रोजगार मिला है। क्या होता है? रोजगार मिलता है गृह उद्योग। रोजगार मिलेगा, ठीक है।
और उससे मतलब कच्चे माल में ज्यादा वो उपयोग नहीं करते हैं। कच्चे माल में ज्यादा मतलब कम कच्चे माल में भी वो काम चल जाएगा। ठीक है, दूसरा ज्यादा चाहिए। नन्ही जी, कॉर्नवालिस कोड क्यों लाया था? कॉपी बंद कर रहे हैं, देख के ज्ञान देने की आवश्यकता नहीं है। हाँ बताइए, कॉर्नवालिस कोड क्यों लाया था? सभी की किराने में लागत है। वो तो कोई पता चलता समय में लागू किया गया था, लेकिन क्यों लागू किया गया सवाल ये है, कहाँ लागू किया गया सवाल ये है। ये शुरू में अगर आगरा में। हाँ, ताकि पागलखाना वही है दुनिया का बड़ा सा। कॉर्नवालिस कोड आगरा में क्यों लागू होगा? पावर नहीं आता अच्छा, आगरा से वो चला गया था। ओके, सरकार में पैसे कानपुर। नहीं अच्छा, नागपुर। इंडिया का मैप बना देते हैं, पूरा इंडिया में लागू करो। अगर मिलान थे वो अस्थायी निलंबित लगेगा किसानों से संरक्षण से कानून क्या तो उससे पहले भी वसूलता था ये लोग, लगान तो 1793 से पहले का नहीं देता था, जमींदार से लेता था उससे पहले, उसके बाद जमींदार से नहीं लेता। जमींदार को बनाया गया किसानों से संरक्षण एक अच्छा। व्यवस्था तो जमींदार को सरकारी नौकरी मिलता था। नहीं पता हाँ? नहीं पता। सब मिलके बता दो, अस्थायी बंदोबस्त होता है, सब बैठा देंगे। 1793 में डॉक्टर कॉर्नवालिस द्वारा लागू किया हाँ गया। ठीक है, कर दिया लागू 1793 में। और ये इसमें मतलब इसी व्यवस्था से जमींदारी प्रथा की शुरुआत हुई थी, जिसमें तो जमींदारी पर था क्या था, मतलब वो नौकरी था क्या, कोई है कोई पोस्ट था? इसमें जमींदार से बड़ी है जमींदारों को मतलब जो होते थे ना अंग्रेज के मतलब खास भारतीय नागरिक, हाँ, उनको जमीन का मालिकाना हक दे के उनको जमीन का मालिकाना हक दे दिया गया एक टाइम पीरियड के और लिए, टैक्स फिक्स कर दिया कि टैक्स फिक्स कर दिया। तो जमींदारी कोई गवर्नमेंट पोस्ट नहीं था, उनको लैंड दे दिया है। जैसे मान के चलो कि मेरे पास आप आ रहे हो, हम आपको जानते हैं, तो हम आपको देते कि यहाँ से लेके शाहपुर तक आपकी जमीन है, इसका देख रखा करो, बस हमको टैक्स का मतलब है। इधर से स्वाति दे तुम देख लो, उधर से 300 तक भी ऐसे दे दिए और टैक्स दे दो, तो तुम जमींदार मतलब जिसके पास जमीन हो। ठीक है, जमींदार कोई सरकारी पद नहीं था। क्लियर? अब आप लोग खुद को सेल्फ जज करो कि 23 क्वेश्चन पाने के बाद, 23 क्वेश्चन होमवर्क के बाद आपकी स्थिति क्या है। और ड्यूरिंग पीरियड एग्जाम्स, आई थिंक नवंबर में आप लोग का तो एक एग्जाम हो ही जाएगा। मिड एग्जाम होता है नवंबर में, हो जाना चाहिए दिसंबर में हो, दिसंबर फर्स्ट वीक या नवंबर लास्ट वीक में आपका एग्जाम हो जाए। और ये कंडीशन है, आप खुद समझ सकते हो। चलो बैठ जाओ, कोई फायदा नहीं है, आगे से ध्यान देना। और आप लोग अगर अंकल आंटी आप लोग देख रहे हैं तो खास करके उनको जरूर ध्यान दीजिए। बैठ जाइए। दिसंबर में एग्जाम। यस, आज फिर से कुछ क्वेश्चन आए हैं, और प्लीज आप लोग से रिक्वेस्ट है कल की तरह आज वाले क्वेश्चन को इग्नोर ना करें, याद करें। सबसे पहला क्वेश्चन आया है, इकोनॉमिक्स से वैधानिक तरलता अनुपात क्या है? वैधानिक तरलता अनुपात क्या है? तो वैधानिक तरलता अनुपात का मतलब है, तरलता का मतलब यहाँ है प्रतिभूति से। प्रतिभूति मतलब कि कोई भी व्यक्ति, मान के चलो कि कोई व्यक्ति है, सिटी है मान लो, तो ये बैंक में पैसा रखती है, कितना हो गया? 10 कितना रख दी? 10 लाख रुपया सिटी बैंक में रख दी। ठीक है, चांदनी
कितना रख दीजिए? 50 चलो जो तुम लोग समझना वो समझ लो। स्वाति कितना रख दे? नंदिनी, नंदिनी गोल्ड रख रही है, ठीक है। कहने का मतलब है कि पब्लिक जो भी पैसा रखता है या आप उसका रखता है बैंक में, तो आप ये रखोगे, तो इसकी जो कीमत होती है, ये प्रतिभूति कोई तरलता बोलते हैं, तरल अमाउंट बोलते हैं, तो इसकी जो भी कीमत होती है उसका कुछ परसेंट ही आप रख सकते हो, बाकी आपको आरबीआई को जमा करना। तो आरबीआई के पास अधिकार है कि अधिकतम वो 40% तक SLR वैधानिक तरलता अनुपात जो है ये लगा सकते हैं। रूल ऑफ लिक्विड रेशियो जो है मैक्सिमम 40% तक लगा सकता है। वर्तमान में SLR रेट है 18%। मतलब वो सिर्फ रखता है अपने पास कि नहीं रहता है? नहीं, वो आप वहाँ जमा कर देना है, वो उसका बिजनेस करेगा। 18% आपको रखे, बाकी जमा कर देना। वो करंट रेट SLR 18% है। जैसे बैंक में आप अमाउंट जमा किए ना, तो टोटल पैसा बैंक नहीं रखता है, वो अपने सीनियर को भेज के ऑन द वे रखते होते आरबीआई में चला जाता है, आरबीआई उसको इन्वेस्ट करता है। तो ये वैधानिक तरलता अनुपात एक रेशियो बनाया गया है कि बैंक में जितना पैसा है उसका 18% कंटेन में वो रखेगा, बाकी वो आरबीआई को जमा कर देगा। लेकिन आरबीआई तो 40% तक करने का अधिकार है, जितना जमा है उसको 40% तक आरबीआई ले सकता है। करंट में 18% है, 40%। कोई कंफ्यूजन? तो SLR रेट अभी क्या है करंट में? 18% है। मैक्सिमम कितना हो सकता है SLR रेट? 40%। तो ये जो प्रतिभूतियां होती हैं, धन होते हैं, इसको इसका इतना परसेंट हो। क्लियर? कोई कंफ्यूजन किसी को? नहीं। चांदनी, स्वाति, कंफ्यूजन है क्या? बोलो क्या करते हैं वो? मतलब ये बैंक अकाउंट से ले लेता है ना? बैंक अकाउंट से नहीं लेगा, वो बैंक से लेगा ना। आपके अकाउंट से क्यों लेगा? आप बैंक को जमा कर रहे हो, हाँ। बैंक के पास जो अमाउंट होगा उसका 18% से 40% वो ले सकता है। और जो बाकी बचा रहेगा वो आरबीआई वो बैंक पास हो रहेगा, बाकी बचेगा। जब जरूरत हो वापस मिलेगा। जब वो जमेगा बैंक, फिर आरबीआई से वापस ले लीजिए। नहीं सर, मान लीजिए अगर हम बैंक में, नॉर्मल बैंक में, मान लीजिए 1 लाख जमा किए थे, हाँ, 1 लाख उसको तुम्हारे 1 लाख से कोई मतलब नहीं है। पूरा बैंक उस पूरे बैंक के अकाउंट में कितना प्रतिभूति है, लिक्विड अमाउंट है, उससे उसको मतलब है। इंडिविजुअल रोशन, चांदनी, स्वाति, नंदनी, स्वीटी, प्रियांशु, कमलेश, विकास, चंदन के अमाउंट से उसको कोई मतलब नहीं। हम लोगों का जो अमाउंट है उस बैंक में, उससे उसको मतलब है, उसका इतना परसेंट उसको चाहिए। करंट 18% और मैक्सिमम 40% तक। बाकी पैसा तो बैंक के पास छोड़ेगा ना। वहां चले कल आप आज जमा किए, शाम को आपको मन हो गया, नीड पड़ गया, तब निकालने चले जाइएगा। ये जो 18 और 40%, मतलब 18 से 40 मिनिमम है, वो आरबीआई के पास चला जाएगा। हाँ, और बाकी जो रहेगा वो भी नॉर्मल बैंक में रहेगा। हाँ, यही बिजनेस में इन्वेस्टमेंट होता है ना। बैंक भी इन्वेस्ट कर सकता है, बिजनेस कर सकता है, लेकिन इतना तो आपका आरबीआई केंद्रीय बैंक है वो ले जाएगा, ताकि नोटों का अवमूल्यन न हो। मार्केट में अगर ज्यादा पैसा रहेगा ना तो नोट की वैल्यू कम हो जाएगी, तो वहां जमा होने के बाद तो नोटों का अवमूल्यन रुकता है। अगर ये 40% चला गया ना तो नोट का वैल्यू आपका बढ़ जाएगा। जिसमें 40% आपका ये ऐसा रेट चला गया, उस दिन इंडिया डेवलप हो गया, क्योंकि मार्केट में जितना करेंसी कम होगा उसकी वैल्यू उतना बढ़ेगा। कोई अगर आपके घर में रोज रोज आ रहा है ना, तब उसका वैल्यू नहीं दीजिएगा, लेकिन 2 साल में बढ़ाएगा ना। हाँ, मतलब हम तुम्हारे घर में साल भर में 5 साल में जिंदगी में पहला बार तुम्हारे घर चले गए तो सर आए हैं, लेकिन अगर रोज तुम्हारे घर आएंगे तो बोलोगे तो बोलते ये जा नहीं ना सर, शुरू दिन जाओगे तो कुर्सी दोगे, दूसरा कहने का कुर्सी दोगे लेकिन बिना मन के दोगे, दूसरा कहने हो खींच लो। तो वैसे ही है कि कोई चीज जितनी कम होती है उसकी वैल्यू उतनी ज्यादा हो। क्लियर है? तो अब 18% है, इसलिए रुपए की वैल्यू थोड़ी गिरी है। अगर ये बढ़ते जाएगा परसेंट 40% तक ऐसे रेट हो जाता है तो वहां तो रुपए ऊपर उठेगा। क्लियर है? कोई क्वेश्चन तो? ओके, अगला क्वेश्चन है
ऐच्छिक और अनैच्छिक बेरोजगारी में क्या अंतर है? तो यहाँ पे दो वर्ड है, एक बेरोजगार इच्छा से है और एक बेरोजगार बिना इच्छा का है। तो ये तय तय कैसे होगा? तो एक रेट होता है, एक मिनिमम दर होता है कि एक मजदूर को कितना मिलना है। अगर मान चलो कि एक टीचर है और टीचर का सैलरी जो है 50,000 रुपये महीना है और 50,000 रुपये को देने के लिए तैयार है और टीचर काम करने के लिए तैयार नहीं है, इसको बोलेंगे ऐच्छिक बेरोजगारी, क्योंकि उसको उसके काम योग्य पैसा मिल रहा है लेकिन वो काम नहीं कर रहा है। तो ये इच्छा से बेरोजगार हुआ है। जैसे आजकल के बड़े बाप के बिगड़े हुए नालायक सड़े हुए अवला, मम्मी पापा चाहते हैं उनके अच्छे फैमिली से बिलोंग करते हैं, लेकिन बेटा क्या करेगा कि बुलेट का साइलेंसर निकाल के आवाज निकाले, अब बेटी क्या करेगी कि अलमीरा के सामने ऐनक में ऐसे मोबाइल लेके रेस बनाए। तो ये इसको कहते हैं ऐच्छिक बेरोजगारी। पिताजी चाहते हैं कि बेटा तुम पढ़ो, तुमको लैपटॉप खरीदेंगे, मोबाइल खरीदेंगे, बेटा और बेटी क्या कर रहा है तो उसमें रेस बना रहा है। अब बेटा बेटी क्या करते हैं, इसका प्रधानमंत्री कह रहे हैं बिहार के चुनाव में कहे कि 1 GB डाटा दे रहे हैं, आप लोग रील्स बनाइए। खैर, तो ऐच्छिक बेरोजगारी समझ में आया क्या है कि आपका जो मजदूरी दर है उस मजदूरी दर पे काम उपलब्ध है लेकिन आप काम नहीं कर रहे हैं, तो ऐच्छिक बेरोजगार है। और अनैच्छिक क्या है कि मेरा वैल्यू, मेरा वर्क वैल्यू या मेरा प्राइस वैल्यू 500 रुपया है और मार्केट में हमको 300 मिल रहा है, तो हम काम कर भी रहे हैं, तो ये बेरोजगारी ही कहना है। हाँ। अगर रोशन का क्वालिटी है कि इसको 1 करोड़ का पैकेज मिलना चाहिए, किसी कानून से अगर इसको 50 लाख का पैकेज मिल रहा है तो इसके पास कोई काम नहीं है, काम तो करेगा, लेकिन इसके वर्क के हिसाब से इसको पेमेंट नहीं मिल रहा है, तो ये भी बेरोजगारी ही है। तो ये कौन बेरोजगारी में आएगा? अनैच्छिक बेरोजगारी। इसको इच्छा नहीं है काम करने का लेकिन कर रहा है, तो ये अनैच्छिक। दोनों क्लियर? यानी कि तय मजदूरी दर पर काम मिलने पर अगर काम नहीं करते हैं ये कहलाता है ऐच्छिक बेरोजगारी, और आपके काम से तय मजदूरी से अगर कम मजदूरी मिलती है तो ये है अनैच्छिक बेरोजगारी। कोई कंफ्यूजन नहीं आप लोग को? नहीं। ओके, अगला क्वेश्चन है, बंदरगाहों को अंतरराष्ट्रीय व्यापार का प्रवेश द्वार क्यों कहा जाता है? तो सबसे पहले ये बताइए कि बंदरगाह बनाने के लिए कितने बंदरों की आवश्यकता? कमेंट कीजिए भाई जल्दी जल्दी, तो तक पानी पी ले। कितने बंदर चाहिए? चंदन जी बोल रहे हैं कि बिना बंदर के बंदरगाह बना रहे, कैसे बना दीजिएगा चंदन? समुद्र के किनारे जो नाव होता है तो बंदरगाह बनाने के लिए बंदरों की आवश्यकता नहीं होती है, ये तीनों तरह से पानी से घिरा होता है, एक तरफ एक पोर्ट होता है, उसको बंदरगाह कहते हैं। ठीक, तो बंदरगाह यहाँ पे 2 क्वेश्चन आ गया, दोनों क्वेश्चन को साथ में ले लेते हैं। एक और क्वेश्चन है कि अंतरदेशीय बंदरगाह की 3 विशेषता बताइए। तो बंदरगाह तो समझ में आ गया क्या होता है, जहां से माल सप्लाई होता है, आयात निर्यात होता है। अब दूसरा क्वेश्चन आ गया कि अंतरदेशीय बंदरगाह। तो सवाल यह है कि अंतरदेशीय और अंतरराष्ट्रीय में क्या अंतर है? तो जहां अंतरराष्ट्रीय आएगा वहां 2 से अधिक देशों के साथ अगर आपके संबंध हैं तो अंतरराष्ट्रीय कहना है, और 2 से अगर कम देशों के संबंध है, साथ संबंध है, 1 या 2 देश के साथ, तो यह अंतरदेशीय का। ठीक है, और अगर सिर्फ देश के अंदर ही रिलेशन है तो ये अंतरराज्यीय कहलाएगा। तो अंतरराष्ट्रीय, अंतरदेशीय और अंतरराष्ट्रीय। अब सवाल है कि बंदरगाह अंतरराष्ट्रीय व्यापार का प्रवेश द्वार क्यों है? अब आप बताइए, हमको 500 टन सोना भेजना है यहाँ से अमेरिका, कैसे भेजोगे? हवाई जहाज से, बस से, ट्रेन से, 7 समंदर पार है। तो साधन क्या है? जहाज, सिर्फ समुद्री जहाज। समुद्री जहाज बस स्टैंड रुकेगा? नहीं। रेलवे स्टेशन में? नहीं।
एयरपोर्ट में नहीं। तो व्यापार का प्रवेश द्वार हुआ कि नहीं हुआ? हाँ। तो भारी भरकम सामान कोई भी आयात निर्यात होता है, उसका एक ही मार्ग है, जल मार्ग। अब पूर्व देशों और पश्चिम देशों का समझ के बीच में 5-5 7-7 समुद्र आता है। 7 समुद्र पार में तेरे पीछे पीछे आ गए, वो गाना था ना। तो कहने का मतलब है कि वहां बस से सामान जा नहीं सकता है, ट्रक जा नहीं सकता है, ट्रेन जा नहीं सकता है, हवाई जहाज लोडे नहीं लेगा। मान चलो उसमें 1000 क्विंटल गेहूं भर दिए, वो इतना भारी हो जाएगा, उड़ भी नहीं करेगा, उड़ भी नहीं करेगा। उड़ गया, कहीं हवा निकल गया तो पहले से गेहूं सर नीचे प्लेन के लिए ले खलेर के ले ले। तो कहने का मतलब है कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लिए समुद्री तट, जल मार्ग और बंदरगाह ही मुख्य साधन है। इसके बिना व्यापार असंभव है, क्योंकि इसमें भारी से लेके साधारण माल का भी आयात निर्यात आसानी से हो सकता है। इस्पात का निर्यात करना हो, खनिज का निर्यात करना हो, कोयले का निर्यात करना हो, अनाज का निर्यात करना हो, धातु का निर्यात करना हो, उसमें आसानी से संभव है। लेकिन बहुत सारे देशों के बीच अभी भी रेलवे कनेक्शन नहीं है, बस कनेक्शन नहीं है, प्लेन से सामान जा नहीं सकता है। तो दूसरा मार्ग आपका क्या है? अमेरिका छोड़ दो ना भाई, इंग्लैंड से बिजनेस करना हो, कनाडा से करना हो, कैसे कीजिए? छोड़ दो, कनाडा भी छोड़ दो, भारत को पाकिस्तान से करना हो, भारत का पाकिस्तान में ट्रेन जाता है? नहीं बंद कर जाता है? नहीं जाता था। बंद कर दिया गया उसको। हवाई जहाज से तो माल जाएगा नहीं, सवाल ही नहीं उठता है। हवाई जहाज से आदमी चल जाएगा ढेरे हैं। हाँ। ट्रक से वहां पे बताइए आप। नहीं जा तो कहने का मतलब है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर व्यापार का प्रवेश द्वार इसीलिए है, इसके बिना व्यापार संभव नहीं है। इससे भारी उद्योग से संबंधित सामान का निर्यात हो सकता है, साधारण उद्योगों से संबंधित सामान का निर्यात हो सकता है, अनाजों का आयात निर्यात हो सकता है, धातुओं का हो सकता है, खनिज का हो सकता है, किसी भी चीज का हो। क्लियर? इसी में दूसरा क्वेश्चन आपका, अंतरदेशीय बंदरगाह के कोई 3 विशेषता बताना है। तो अंतरदेशीय बंदरगाह जो होता है ना, ये जैसे बंदरगाह जो है वो कहाँ बनता है? समुद्रों पे। हाँ, समुद्र। ठीक है। तो अंतरदेशीय बंदरगाह जो होता है ये बनता है नदियों में, जो नहरों से या झीलों से कनेक्ट होते हैं। जैसे एग्जांपल आप ले लो, हुगली नदी में बना हुआ कोलकाता का बंदर। कोलकाता में समुद्र पर बंदरगाह नहीं है, हुगली नदी पे बंदरगाह। तो इससे क्या होता है कि यहाँ पे कंटेनर यार्ड, इंटरमोडल टर्मिनल, गोदाम, ये सब आसानी से उपलब्ध हो जाएंगे। ये चूंकि इंटरनेशनल पोर्ट नहीं है, इसलिए यहाँ भीड़ भाड़ भी कम होगा। अंतरदेशीय तो 2 ही देश का मामला है, तो यहाँ भीड़ भी कम होगा। 2 देश 3 देश का मामला रहेगा तो भीड़ कम होगा। अंतरदेशीय अंतरराष्ट्रीय रहेगा तो बहुत सारे देशों का माल आ रहा है, जा रहा है, यहाँ भीड़ कम होगा। फिर क्या है कि यहाँ पे आपूर्ति श्रृंखला आसान होगी। एक ही देश को करना है तो आसानी से भाई वहां तो माल चला गया, तो आपूर्ति श्रृंखला आदान प्रदान भी आसान हो जाएगा, कोई ट्रैफिक नहीं होगा। अब एक ही रास्ते पे 20 प्लेन आएगा तो ट्रैफिक बहुत कम होगा, 20 सीप आएगा तो ट्रैफिक होगा, 50 स्कूटी रोड पे सब ट्रैफिक होगा। तो कहने का मतलब एक ट्रैफिक भी नहीं होगा। तो इसका ये विशेषता है। कोई डाउट किसी को? क्लियर है? श्योर। अब आते हैं मंदी से क्या तात्पर्य। तो मंदी से तात्पर्य है किसी भी देश का अर्थव्यवस्था लगातार 2 तिमाही तक कूदता चला जाए तो उसे मंदी का 2 तिमाही तक, यानी कि साल भर का आपका एक अर्थव्यवस्था होता है, तो इसको 4 पार्ट में बांटा गया, 3 माह। तो अगर पहले माह में आपका शेयर बाजार गिर रहा है, चलो गिर रहा है, लेकिन लगातार 2 बार गिरता रह गया, तो अगर लगातार 2 बार गिरते रह गया तो इसे कहेंगे मंदी। और इसका मुख्य कारण होता है आय में कमी, बेरोजगारी, मुद्रास्फीति, जो मुद्रास्फीति और महंगाई बनता है।
तो फिलहाल मैं 2 क्वेश्चन आप लोग छोड़ रहा हूँ, जो आप लोग कमेंट करके आंसर बताइएगा। एक, मुद्रास्फीति और महंगाई में अंतर स्पष्ट करें, और दूसरा बंदरगाह वाले क्वेश्चन के लिए था कि पतन और बंदरगाह में क्या है। पतन और बंदरगाह में क्या है? मंदी का मतलब पतन। हाँ? पतन 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 हाँ हाँ, बंदरगाह और पतन में क्या अंतर है, ये उसका क्वेश्चन है। और इसका क्वेश्चन है कि मुद्रास्फीति और महंगाई में अंतर स्पष्ट। तो यहाँ पे क्लियर है। हाँ मंदी की जगह मंदी का मंदी तो बता रहे हैं कि अगर 2 तिमाही माफ कीजिएगा, अगर आपका अर्थव्यवस्था सिकुड़ रहा है तो फिर वो मंदी कहलाएगा। और जब मंदी आता है तो आपके व्यापार ठप हो जाते हैं, जीडीपी गिर जाता है, जीडीपी कम हो जाता है, उत्पादन कम हो जाता है जीडीपी। ठीक यह है कि जीडीपी के साथ साथ बेरोजगारी बढ़ेगी, आर्थिक स्थिति का ह्रास होगा, मुद्रास्फीति होगा, मूल्य अवमूल्यन होगा, पैसा का वैल्यू घटेगा, मूल्य अवमूल्यन होगा, और क्रय शक्ति आपकी घट जाएगी। आपके पास पैसा नहीं रहेगा तो कहाँ सामान खरीदोगे, क्रय शक्ति घट जाएगी। तो ये सब चीजें होती है हमारे। क्लियर है? ओके। अगला क्वेश्चन है रेपो रेट क्या है और रिवर्स रेपो रेट क्या है। कल आरबीआई क्वेश्चन था, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। एक रेपो रेट होता है, एक रिवर्स। तो यहाँ पे क्या है कि आरबीआई से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो आरबीआई लोन देता भी है और आरबीआई लोन लेता भी है। तो अगर आरबीआई लोन देता है तो ब्याज लेगा ना। तो आरबीआई लोन किसको देगा? बैंकों को देगा, वाणिज्यिक बैंकों को देगा, कमर्शियल बैंक, HDFC, ICICI बैंक, प्राइवेट बैंक। हाँ। तो वाणिज्यिक बैंकों को वो लोन देगा, और देगा तो ये अल्प टाइम के लिए देगा, छोटे समय के लिए देगा, 3 महीना 6 महीना साल भर के लिए जो भी हुआ देगा। और उसके बदले में जो ब्याज लेगा, इंटरेस्ट लेगा, इसको बोलते हैं रेपो रेट। मतलब जो उसका बेनिफिट हुआ हो गया रेपो रेट, इंटरेस्ट रेपो रेट। और अगर वो आरबीआई की कभी ऐसी कंडीशन आ गई तो बैंकों से लोन ले भी सकते। तो जो बैंकों से लोन लेगा और उसके बदले में आरबीआई जो ब्याज देगा, इसको बोलते हैं रिवर्स रेपो। तो आरबीआई लोन देगा तो भी ब्याज लेगा, और आरबीआई लोन लेगा तो फिर मतलब जो ब्याज लेगा वो रेपो हो गया और जो देगा वो रिवर्स हो गया। ब्याज लेगा आरबीआई तो रेपो रेट होगा, और आरबीआई ब्याज देगा। हेलो गुरुदेव जी, कृपा कर फोन उठा लीजिए। 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 तो रिवर्स रेपो रेट और रेपो रेट क्लियर है? कोई डाउट नहीं? तो रेपो दर में क्या होता है? रेपो दर मतलब जो आरबीआई बैंक मतलब जो लोन बैंकों को लोन देता है, अपना प्रॉफिट जो कमाता है वो रेपो हो गया, और जो ब्याज देता है वो रिवर्स हो गया। रेपो मतलब आरबीआई अगर कमर्शियल बैंकों को लोन देगा और उससे जिसको ब्याज मिलेगा अल्पकाल के लिए लोन देने पे, उसको रेपो रेट बोलेंगे। और अगर आरबीआई किसी बैंक से लोन लेता है और अगर इंटरेस्ट आरबीआई को देना पड़ता है तो वो है रिवर्स रेट। अब क्लियर है? ओके। अगला क्वेश्चन है अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन क्या? तो अहमदाबाद गुजरात में सबको पता है, आंदोलन 1918 में हुआ था, भी पता है। तो मिल मजदूर आंदोलन कब हुआ? 1918। कहाँ हुआ? अहमदाबाद में हुआ। तो अहमदाबाद में आंदोलन होता है 1918 फरवरी मार्च में, और उसमें गांधी जी को एंट्री करना पड़ता है, क्योंकि वहां के मिल मजदूर और मालिक के बीच एक एग्रीमेंट हुआ था कि अगले सीजन से यानी कि फरवरी मार्च से आपको बोनस दिया जाएगा। बोनस कितना दिया जाएगा? 50%। तो उन्होंने कहा कि 50% बोनस दिया जाएगा। जब बोनस देने की बात आती है
तो मिल मालिक कहता है कि हम आपको 20% ज्यादा बोनस नहीं दें, 20% ज्यादा बोनस नहीं देंगे। तो मिल मजदूर लोग स्ट्राइक कर देते हैं, आंदोलन शुरू कर देते हैं, और उस पर सपोर्ट मिलता है महात्मा गांधी जी। और ये आंदोलन काफी दिनों से चलता है। कितना दिन चलता है? लगभग 21 दिन, 21 दिन चलता है। और ये आंदोलन 21 दिन चलता है और 35% बोनस पर सहमति बनता है, और ये मिल मजदूर आंदोलन समाप्त समाप्त होता कोई कंफ्यूजन इसमें? नहीं। इसमें बेसिकली आपको 1918 फरवरी मार्च महीना और 21 दिन आंदोलन चला, महात्मा गांधी ने नेतृत्व किया, मिल और मजदूरों के बीच का ये संघर्ष था। तो गोरा ही है, व्हाइट ही होगा। हाँ कोई नहीं ठीक है। हाँ कैमरामैन फोकस करो। खैर, तो ये हो गया। कोई कंफ्यूजन किसी को नहीं है? ओके। अगला क्वेश्चन है, राज्य के नीति निदेशक तत्व कैसे क्या समझते हैं? बेसिकली 11th का क्वेश्चन है, 12th में तो कभी कभार ही आएगा, ग्रेजुएशन के लिए हमेशा है। तो भारत के संविधान में भाग 4, भारत के संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 36 से लेकर 51 नहीं डालेंगे और तो ऐसे समझाते हैं।